मिला नहीं मेरे को। तो हम्म। तुरीय अवस्था को आप कैसे डिफाइन करते हैं? तुरीय अवस्था हो गई जहाँ आप बहुत पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं, जैसे बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, वो एक तुरीय अवस्था है। अच्छा, हम्म, बस यही? बस उतना ही होती है। अच्छा, मतलब बेहोशी की अवस्था को तुरीय अवस्था कह रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा। तो जैसे चौथी अवस्था एक मेरे को जो है वो ध्यान में, उसके बारे में बताना चाहूँगा। हम्म। जैसे सुषुप्ति अवस्था में मैं को ये खुद को अनुभव हो रहा होता है कि मैं सुषुप्ति अवस्था में हूँ। जी। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी होती है जो मैं के अनुभव से परे होती है। हम्म। और उसके बारे में फिर प्रश्न ये उठता है कि जब मैं के परे है तो फिर आपने जाना कैसे? हम्म। तो इसका जो आंसर है वो ये कि वो व्यक्ति स्वयं नहीं जान सकता, क्योंकि हम्म। वो तो मैं के अनुभव से, उसके मैं के अनुभव से परे हो गई। तो हम्म। उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को जो बाकी लोग जो उस अवस्था में नहीं है, जो बाकी लोग जागृत अवस्था में है, वो देखते हैं। और उन्हीं से अगर बाय चांस सुनने में आ जाती है कि आपने इस तरह के एक्शंस किए थे, जो कि हम्म। इस व्यक्ति की इस चौथी अवस्था में स्मृति नहीं बनती है। ये जो चौथी अवस्था है इसमें स्मृति नहीं बनती है, तो उस क्योंकि स्मृति के बिना अनुभव नहीं होता। तो हम्म। क्योंकि तो इस व्यक्ति को स्वयं को तो अनुभव नहीं है कि वो वैसी अवस्था में गया था जिसमें मैं भी अनुपस्थित होता है। हालांकि जैसे आपके हिसाब से मैं अनुपस्थित होगा, फिर तो व्यक्ति की मृत्यु ही हो जानी चाहिए। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि बिना स्मृति का अनुभव नहीं होता ना? अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती ना। पहले अनुभव हाँ होगा हाँ, तो स्मृति में बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, सॉरी वो गलत हो गया। अनुभव के बिना जो है वो स्मृति नहीं होती। तो हाँ, तो एक अब जब अनुभव ही नहीं हो रहा है तो अब अनुभव के लिए होश में होना जरूरी है। अब बेहोश है तो अनुभव कैसे होगा? तो नहीं इसीलिए नहीं, बेहोशी की अवस्था को चौथी अवस्था बोलते हैं। हाँ वो आपने बेहोशी की अवस्था को चौथी अवस्था कहा। लेकिन एक हम्म। ऐसी ऐसी चौथी अवस्था भी होती है जिसमें व्यक्ति बेहोश भी नहीं है, अपने क्रियाकलाप भी कर रहा है, लेकिन उसको अनुभव भी नहीं हो रहे हैं। जब अनुभव नहीं हो रही तो क्रियाकलाप कैसे करेगा? वो तो इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है कि वो क्रियाकलाप कैसे करेगा, लेकिन ऐसा हो चुका है इसलिए बस कह सकता हूँ मैं। तो कमाल है, ऐसा ऐसा कहाँ हो चुका? ऐसा मेरे साथ ही हो चुका है। आपको कैसे पता जब आप तो होश में ही नहीं हो तो? हाँ बिल्कुल, तो यही प्रश्न आता है कि उस व्यक्ति को स्वयं को कैसे पता चलेगा। तो मेरे को बस मेरे आसपास के व्यक्तियों द्वारा पता चला कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया था। अब मैं अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कुछ कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया था। फिर मैंने कुछ और कि मैंने और क्या क्या किया था, तो कई सारी चीजें बताई। मैंने कहा यार मेरे को क्यों नहीं याद आ रही मैंने ये सब किया था। तो फिर मैंने जो है वापस अरे अ, भाई, वो जो अवस्थाएं लिखी हैं चार, वो आपकी चेतन की अवस्था है, दूसरों की नहीं। नहीं नहीं, तो वो दूसरे लोग मेरी उस क्रियाकलापों के बारे में ही बता रहे थे जिसका मुझे हाँ तो यादाश्त में याद हाँ तो नहीं था। दूसरे तो जागृत अवस्था में थे ना, तो इसलिए बता हाँ रहे थे। हाँ, दूसरे जागृत अवस्था में थे। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति सुसुप्ति में जाता है तो उसके लिए वो लेट जाता है, बिस्तर पे सो जाता है, और वैसे वो सुसुप्ति अवस्था में जाता है। हाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लेटा हुआ नहीं था बिस्तर पे, मैं अपने तो क्रियाकलाप कर रहा था आप अपने तो आप। आवेशित वाली बात कर रहे हो ना, कि आपको कोई आवेश आ गया जागृत अवस्था में ही। हम्म। हाँ, तो उसको उसको तो सम्मोहन और इस तरह के नामों से जाना जाता है। वो कोई वो थोड़ी ना चौथी अवस्था है। नहीं, जैसे मैं तो जैसे जस्ट एक अवस्था को डिफाइन करने, मतलब अवस्था के रूप में जान रहा हूँ, तो चौथी पांचवी जो भी लेना चाहे, अरे मतलब उस। भाई, वो देखो, वो जैसे एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। जी। स्प्लिट में क्या रहता है कि दो पर्सनालिटी हो जाती हैं। एक जब रहती है तो दूसरे की याद नहीं रहती, और दूसरे में होता है तो पहले की याद नहीं रहती। समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ, तो वो एक बीमारी है, वो चौथी अवस्था नहीं है। नहीं, जैसे मैं अवस्था तो उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ जिस सेंस में स्पिरिचुअल टेक्स्ट में कहा गया है। अवस्था तो मतलब और एक कौन सी वर्ड यूज। और कौन सी सेंस में बोल रहे हैं? नहीं, जस्ट जस्ट एक जैसे वर्ड कौन सा यूज लूं अगर अवस्था ना बोलूं तो, वैसे मतलब तो अवस्था मतलब एक तो जस्ट तो एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, तो है तो वो उसको मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये नाम तो है उसका। अच्छा, तो फिर इसके कॉजेज भी होंगे? हाँ, कोजेज होते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई तरह की लाइफ जीना चाहता है और कोई वजह से नहीं जी पाता है, और बहुत ज़्यादा इच्छा उसकी हो जाती है, तो तो उसको वो काल्पनिक रूप से जीना चाहता है।
तो तब ऐसी पर्सनैलिटी उसके अंदर स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, अंदर दो दो पर्सनैलिटी बन जाती है। एक जो जो वो रियल लाइफ जी रहा है, एक वो जो जैसा जीना चाहता था, तो उसे वो काल्पनिक रूप में जी के देखने की उसकी स्थिति बन जाती है। तो वो जो रियल लाइफ जी रहा है उसे याद नहीं रहता जब वो उस पर्सनैलिटी को बिहेव करता है, पर बाहर जो लोग हैं उन्हें तो पता चलता है। हम्म। और जब वो वहां से उस पर्सनैलिटी में से हट जाता है, तो जब इसमें आता है तो उसे याद नहीं रहता वहां क्या हुआ, क्योंकि वो दो अलग पर्सनैलिटी हैं। इसका किया हुआ इसको याद रहता है, उसका किया हुआ उसको याद रहता है। आई बात समझ में? अच्छा, तो अब जैसे कि वापस से अगर वो वाली अवस्था या वो सॉरी वो वाली पर्सनैलिटी आती है हाँ, तो ये वाली तो याद नहीं रहेगी और ये वाली आएगी तो वो वाली याद नहीं रहेगी। तो आई। इसमें आपने बोला कि इसके कारण के तौर पे व्यक्ति कोई ऐसी जिंदगी जीना चाहता है, इस तरह से जीना चाहता है जिस तरह से वो अभी जी नहीं पा रहा है, हाँ तो ये स्प्लिट होता है ना। जी। बट तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर माने एक बीमारी है। हम्म। हाँ, और उसका कारण मैंने बताया। तो ये चौथी अवस्था नहीं है। चौथी अवस्था का मतलब रहता है कि जहाँ पे पर्सनालिटी पूरी तरह से जो चेतन अवस्था है वो सो जाती है। और वो बेहोशी की अवस्था में मैं का अनुभव उस समय नहीं होता है, जागने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मैं बेहोश था, है ना। हाँ, तो जो जो एकदम कंप्लीट बेहोशी है उसमें जागने के बाद ही होता है। हाँ, उस लेकिन समय हमें मैं का अनुभूति होती नहीं है, बट फिर भी मैं होता है। हाँ, लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था है वो उसमें उसमें से स्वप्न में से सुषुप्ति में से आता जाता रहता है। लेकिन बेहोशी अवस्था जब तक बेहोश है वो कंटिन्यूअसली बेहोश रहती है। हम्म। तो इस तरह के थोड़े अंतर हैं बस। अच्छा। हम्म। अच्छा, तो जैसे ये जो संपूर्ण व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपने आप में व्यक्ति को काफी जो है वो सहूलियतें देती है। हम्म। व्यक्ति जिस तरह से जीना चाहे, और इसमें जी। खासकर उन व्यक्तियों को तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है जो रिसर्च फील्ड के होते हैं या किसी नॉलेज को परस्यू करना चाहते हैं। तो क्योंकि अभी क्या है, फिलहाल के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं हो पाते, सारी व्यवस्था नहीं होती, तो क्या है कि हम्म। वो अपनी उस क्षमता का इस्तेमाल तो कर नहीं पाते, फिर जी। उनको पहले सर्वाइवल वाला देखना पड़ता है। तो उनके बिल्कुल। लिए ये बहुत जो है वो क्या कहते हैं ना, हम्म। सोने पे सुहागा साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा जो है वो माचिस की भरी हुई तीलियों से डब्बी थी, उसको लेके वैसे ही जला रहा था, मतलब यूज नहीं कर रहा था, उसका मिसयूज कह सकते हम्म। हैं। मिसयूज और यूज इस सेंस में कि उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं कर रहा था, वो जिस 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 चीज के लिए वैसे उसे बनाया गया कि भैया आपको कहीं जो है अग्नि जलानी है तो आप उसका यूज करें। हम्म। तो अब मैं पास में बैठा था, तो मेरे भीतर दो चीजें चल रही थी कि एक एक इसको रोकूं, इसको हम्म। समझाऊं कि भैया तू जो कर रहा है उससे ये व्यर्थ हो रही है, और इसको बनाने में संसाधनों का इस्तेमाल हुआ है, तो तू ऐसा ना कर, जहां जरूरत है वहां इसका इस्तेमाल कर। एक तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। हम्म। दूसरा, फिर मैंने संपूर्ण समाधान वाले कॉन्सेप्ट को बीच में लाके देखा, तो मैंने कहा हम्म। कि इसको ये कर के खुशी मिल रही होगी, तो फिर मैं क्यों ही रोकूं इसको, ये हम्म। आ गया दिमाग में। तो फिर हम्म। लेकिन संसाधन का जो है वो मतलब वो तो हुआ ही है, नष्ट तो हुआ ही है संसाधन। हम्म। तो अब मतलब ये एक है, मैं ये करूं कि भैया इसको इसके हाल पे छोड़ दूं, संसाधन नष्ट हुए तो हुए, छो हुए, हम्म। ऐसे चलूं, या इसको रोकना चाहिए, मुझे समझाना चाहिए किसको? बच्चे को। नहीं, बच्चा मतलब कितना बड़ा बच्चा? 7-8 साल का। हाँ, तो उसको तो रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं रहता ना, तो उनको तो गाइडेंस की जरूरत होती है ही, बड़ों की। हम्म। हम्म। एक जैसे अपनी कल बात हुई थी कि कोई भी जब इच्छा जागृत होती है तो उस इच्छा को, जैसे मैंने बोला था कि एक तो फिजिकल वर्ल्ड में उसको अपन कर लें, एक एक मेंटल में अपन एक बार के लिए कहे कि हाँ ठीक है ये पूरी हो गई, तो उसके बाद क्या। तो इस तरह हम्म। से जब हम चलते हैं, तो आपने बोला कि इसको एंड क्यों करना है, जब तक इच्छा जैसे जैसे उठ रही वैसे वैसे उसको पूरा करो, तो इसमें भी क्या दिक्कत है। तो हाँ। हाँ, तो इसमें फिर एक एस्पेक्ट ये आ जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो
जैसे अगर इसको ज्ञान या रिसर्च की दृष्टिकोण से देखें तो जैसे एक ही जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन को व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो देखता है कि इस एक्शन से निकल के क्या आया जो कि मेरे लिए सार्थक था या ह्यूमैनिटी के लिए सार्थक था या ओवरऑल सार्थक था, जिससे कुछ निकल के आए कि सबको लाभ हो। तो वैसा जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो व्यक्ति अपनी अप्रोच बदलता है और अपनी जो है वो अप्रोच को ऐसे न देख के कि मेरी अगली और आगे की इच्छाएं पूरी हो, बल्कि वो ये देखता है कि इच्छा भले ही उस सेंस में पूरी ना हो लेकिन मैं इससे कुछ सार्थक ज्ञान निकाल सकूं, कुछ ऐसी अप्रोच लगा सकूं ताकि चीजें केवल इच्छा की पूर्ति तक सीमित ना रहे और कुछ ऐसा निकल के आए ताकि सबको बेनिफिट हो उसका। तो उस अर्थ में फिर ये अ, मतलब व्यक्ति की अप्रोच बदल जाती है कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ इच्छा की पूर्ति में न लग के क्या कह रहे हो? मतलब अगर कोई इच्छा से कुछ की पूर्ति से कुछ निकलेगा नहीं तो इच्छा क्यों होगी उसकी भला? भाई कोई इच्छा उठ रही है और वो पूरी हो रही है तो उसके पूरे होने से अच्छा ही लगता है, खुशी होती है। और अगर जैसे उससे खुशी नहीं होगी तो वो दोबारा इच्छा उठेगी क्यों? उस तरह की उस इच्छा ही नहीं उठेगी। हाँ, हम्म तो जैसे अगर इसको ना थोड़ा सा अपन वैसे समझें कि जैसे इंद्रियों का विषयों से कांटेक्ट होता है, तो हम्म इंद्रियों का विषयों से कांटेक्ट होने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि इच्छा नहीं है बट वो मूवमेंट ऑफ थॉट चालू हो जाता है, फिर अपन जो है उसमें अपने पुराने जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज इंफॉर्मेशन डेटा होता है उसको प्रोसेस करने लग जाता है अपना जो है माइंड तो प्रोसेस करने लग, वो तो उस बात के लिए प्रोसेस करता है ना कि इसमें कुछ है कि नहीं है। कुछ है तो कंटिन्यू करता है, नहीं है तो छोड़ देता है। भाई प्रोसेस तो होगा ना, हाँ नहीं प्रोसेस तो होगा बट पहचानने के लिए कि कोई काम की चीज है कि नहीं है। हाँ प्रोसेसिंग होने लगती है, फिर उस प्रोसेसिंग में ऐसे भी चलने लगता है जैसे जैसे कि तो वो तो प्रोसेसिंग ही है ना, और थोड़ी ना कुछ है। भाई जैसे कोई कैमरा लगा हुआ है कमरे में, कोई वहां से आएगा तो प्रोसेसिंग तो करेगा ही ना वो। नहीं प्रोसेसिंग तो ठीक है, प्रोसेसिंग तो होगी बट मैं ये कह रहा हूँ हम्म कि उस प्रोसेसिंग के बाद फिर कई सारे एस्पेक्ट खुल जाते हैं, मतलब वर्गीकरण होने लग जाते हैं, जैसे कि तो मैंने कुछ मान तो लो उसको जरूरत होगी ना वर्गीकरण करने की, तभी करेगा। नहीं जरूरत होगी तो नहीं करेगा। इतनी सारी चीजें देखते हैं, सबका थोड़ी वर्गीकरण होता है। भाई दिन में आदमी सैकड़ों चीजें देखता है, सबका थोड़ी ना वर्गीकरण करता है। जिसकी उसे जरूरत होती है कि इसका वर्गीकरण होना चाहिए उसी का करता है, ये कोशिश करता है। हमें जिस चीज की जरूरत महसूस होती है या हमें लगता है कि ये होना चाहिए, उसी बारे में ही सब चीजें चलती है ना। अंतःकरण उसी बारे में काम करता है। हम्म जिसकी हमें नहीं जरूरत महसूस होती तो उस बारे में कुछ नहीं होता। नहीं जैसे एक ये अप्रोच भी तो होती है कि जैसे जरूरत नहीं है बट कांटेक्ट में है तो एक बार के लिए इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने की वो जो होती है ना ये एक्सप्लोर भी टेंडेंसी जरूरत पे ही करेंगे ना। कोई उदाहरण दो ना ऐसा कि भाई जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने एक्सप्लोर किया। करते ही हैं। जैसे कि कोई घटना हमारे सामने घटित होती है तो हम उस घटना को अंडरस्टैंड करने के लिए एक नेचुरल होता ना। हाँ तो कोई घटना को अंडरस्टूड करने के लिए जरूरत महसूस हो रही होगी ना कि भाई इसे इससे हमें समझना चाहिए। नहीं तो दिन में तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, सारी घटनाएं तो नहीं आदमी समझने की कोशिश करता। इसीलिए तो कोई कोई घटना का उदाहरण दो ना, तो उससे पता चले कि अगर उसमें प्रोसेसिंग हुई है तो किस कारण से हुई होगी, क्या जरूरत है। कुछ उसमें से नया निकालने के लिए। हाँ तो उसको लगता होगा ना कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण है या हो सकता है, तो प्रोसेस करता है। अगर उसे पहले से ही पता है, वो प्रोसेस करके देख चुका है कि इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो नहीं होती उस बारे में जब वैसी घटना सामने घटेगी तो। हम्म जैसे अभी मेरी गली में अभी 4 आदमी उस यहाँ से क्रॉस होके गए तो मुझे तो कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई उनके बारे में। मैंने जबकि देखा उनको, अच्छा। कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई कि कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था, हम्म तो उसकी थोड़ी सी क्लिप सामने थी तो कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, क्योंकि कोई मतलब की चीज नहीं थी मेरे लिए।
अच्छा, तो जैसे अभी आपने ये बोला। इंडिया इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा होता तो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती, मतलब हुँ, उसमें उसमें एक इंडिया होता तो जी। प्रोसेसिंग शुरू हो जाती। हुँ, तो जैसे अभी आपने ये बोला कि वो 4 लोग गली में से जा रहे थे, उनको देखा बट प्रोसेसिंग नहीं हुई कि वो कहाँ से आए वगैरह-वगैरह। हाँ, कुछ तो भी नहीं। ये जो क्लासिफिकेशन भी आपने शायद अपने पहले चिंतन-मनन से कर रखा होगा कि क्योंकि पहले कभी ये ऐसी घटना घटित हुई होगी, जैसे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वाला एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उसमें इंडिया नहीं है। तो पहले हुँ, भी ऐसा कोई मैच हुआ होगा जो आपने देखा होगा जिसमें इंडिया नहीं थी। तो उस समय पहली बार में तो प्रोसेसिंग हुई होगी ना कि भाई कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई ना, और ये जानने में आ गया कि ऐसी चीज़ों में प्रोसेसिंग नहीं होती। जिसमें होता है उसमें जानने में आ जाता है कि प्रोसेसिंग होती है। अब जैसे गली में सुबह से शाम तक हज़ारों लोग आते-जाते हैं, हुँ, तो कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर नहीं होती प्रोसेसिंग। होती तो पता चल जाती कि होती है, तो मैं बता देता देखो इसमें होती है, और क्यों होती है उसके कारण बता देता, उसकी नीड बता देता। अच्छा। हुँ, तो मतलब दोनों तरह के उदाहरण बता रहा हूँ ना मैं, कि जिनमें प्रोसेसिंग होती है, जिनमें नहीं होती है, और क्यों नहीं होती है और क्यों होती है उसके कारण है। कि जो हमें महत्वपूर्ण लगता है उसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगता कोई भी दृष्टि से तो उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। तो पहले महत्वपूर्ण है कि नहीं है जो घटना हमारे सामने घटी है, पहले ये निर्णय होता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। वो हाँ, निर्णय होने उसी के आधार बाद पे। अगर कुछ महत्व दिखाई पड़ता है तो उस तरह का प्रोसेसिंग होता है, नहीं दिखाई पड़ता तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और कोई घटना महत्वपूर्ण है या नहीं, इसका निर्धारण किस आधार पे होता है? आपकी आवश्यकता, आपकी नीड के आधार पे कि आप किस चीज़ को महत्वपूर्ण समझते हैं, क्या आपके जीवन में कोई चीज़ महत्वपूर्ण है। तो वो हाँ। जैसे ही वो घटना आपके सामने घटेगी, आपको आप तो वहाँ हैं ही, आपकी तो जो नीड है वो सब कुछ आपके दिमाग में रहती है ही, आपकी जानकारी में रहती है ही। उससे कुछ भी मैचिंग होती होगी तो वहाँ प्रोसेसिंग हो जाएगी, और नहीं मैचिंग होती तो नहीं होगी। ओके, ओके, अब मेरे को कनेक्ट हुआ। मतलब कि ये जो जैसे गीता में एक जगह वो अभ्यास और वैराग्य का लिखा हुआ है ना, तो जो हुँ। वैराग्य वाली टर्म है ना, वो यहाँ कहीं-कहीं कनेक्ट हो पा रही है मेरे दिमाग में हाँ, कि तो भई जिसमें राग नहीं होता उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती। हुँ, जिसमें हुँ, राग हुँ। होता है उसमें राग के जैसे प्रोसेसिंग होती है, जिसमें द्वेष होता है उसमें द्वेष के जैसे प्रोसेसिंग होती है। जिसमें ना राग है ना द्वेष है उसमें कोई प्रोसेसिंग होती नहीं। जैसे राग और द्वेष ये 2 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से जैसे ज्ञान ये भी एक फैक्टर हो गया कि मुझे इससे कुछ जानना है, तो वो भी एक फैक्टर हो गया। हाँ, तो व्यक्ति को तो वो ज्ञान भी आपकी नहीं चाहिए होगा आवश्यकता हो राग। गई ना कि आप हाँ, जानना चाह रहे हो। हाँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी तो व्यक्ति के भीतर प्रोसेसिंग नहीं होगी। जी। हाँ, हाँ, अब कनेक्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, जैसे मेरी रुचि जो है वो बाहर के वर्ल्ड के संबंध में केवल इतनी रहती है कि हुँ, सर्वाइवल हो जाए और निर्बाध रूप से हो जाए, बिना किसी बाधा के सर्वाइवल होता रहे। उसके हुँ, बाद में मेरी जो रुचि जो है वो ज़्यादातर अंतःकरण के संबंध में रहती है कि अंतःकरण में बस एक एक होता है ना, जैसे अपन एक होता है नॉर्मल देखते हैं अपन, और एक हुँ, होता है थोड़ा अटेंटिव होके देखते हैं किसी चीज को, क्योंकि अपन को वहाँ कुछ समझना होता है, कुछ जो है वो जैसे स्टडी करनी होती है किसी चीज की, तो हुँ, अपन थोड़ा अटेंशन अपना बढ़ाते हैं अपना। जी। तो उस अटेंटिव मोड में जो है अंतःकरण में बस एक दृष्टि रहती है। हुँ, उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ती है क्योंकि बाहर कांटेक्ट होता है, तो फिर थोड़ा सा वो मुश्किल होता है अंदर झांक पाना, देख पाना। हुँ, तो उसके बाद अंतःकरण में जो भी हलचल होती है, जैसे कोई थॉट आ रहा है या इस तरह से, तो हुँ, उसके ऊपर कोई कमेंट्री या किसी तरह का अन्य प्रोसेसिंग करना, ये तो अपने आप में एक मोटिव हो गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन कि आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो फिर आप किसी न किसी डायरेक्शन को चूज कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल। हाँ, वो जो प्रोसेसिंग हो रही है उस प्रोसेसिंग को बस देखते रहना, तो देखते देखते हमें ये पता चलता है कि ये प्रोसेसिंग का भी एक बेस है, उस बेस हुँ, से ये प्रोसेसिंग हो रही है। यस। तो इस तरह से करते-करते अगर हम मतलब एक व्यक्ति, या मैंने एक बार ट्राई भी किया था इसको, हुँ, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि मन जो है वो काफ़ी चीज़ों में वैसे ही वो जैसे आपने बोला ना कि प्रोसेसिंग नहीं वाली स्टेज है, हुँ, ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि कई सारे फैक्टर जो लोगों के लिए ज़रूरत के होते हैं, वो इस व्यक्ति के लिए जो अंतःकरण में ज़्यादा रुचि रखता है, बाहर केवल इतना मतलब होता है कि बस सर्वाइवल हो रहा है, कोई हुँ, असुरक्षा नहीं है। तो उस बिल्कुल, बिल्कुल। व्यक्ति के लिए काफ़ी हद तक जो है प्रोसेसिंग होती नहीं है,
चाहे वो चीजों के कांटेक्ट में, विषयों के कांटेक्ट में आ भी रहा होता है अपने इंद्रियों के संबंध में, तब भी। यस यस, वो तो है ही। हाँ जिससे उसे लेना देना नहीं, उसकी प्रोसेसिंग क्यों होगी? हाँ, तो इससे धीरे धीरे जो है वो माइंड स्टेबल होता है। माइंड स्टेबल क्यों होगा? वो जो जो अंदर को जो जानना चाह रहा है वो वहां सक्रिय होगा ना, स्टेबल क्यों होगा भाई? लेकिन बाहर अंदर, सक्रिय नहीं है तो वहां प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन अंदर सक्रिय है तो वहां तब तक प्रोसेसिंग चलेगी जहां जहां नीड होगी उसको। जहां जहां नीड नहीं होगी तो नहीं प्रोसेसिंग चलेगी, तो शांत रहेगा। हाँ, इस शांत को ही मैं स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ। नहीं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो उसको भी है जिसका बाहर प्रोसेसिंग चल रही है। स्टेबिलिटी का मतलब थोड़ी रहता है कोई आदमी। स्टेबिलिटी किस अर्थ हाँ, में ले रहे हैं आप? स्टेबिलिटी किस आधार पे बोल रहे हो? स्टेबल का मतलब तो स्थित हो गया, स्थिर हो गया है, उसको हाँ बोलते स्थिर, हैं। स्थिर। हाँ, स्थिर के अर्थ में कि भैया नहीं, वो प्रोसेसिंग के प्रोसेस को चालू कर रहा है तो ये स्थिर है, अभी रुका हुआ है, ऐसा ही ना? हाँ, तो कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, उस बात को बोल रहे हो स्टेबल? हाँ, उसी को स्टेबल बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो जब कोई जरूरत नहीं होगी तो स्टेबल ही रहेगा, वो चाहे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो। हाँ, तो अ, जब ये स्टेबिलिटी कॉन्टिन्यूसली काफी टाइम तक रहती है तो एनर्जी का एक वो जो होता है ना, जैसे जैसे ये प्रोसेसिंग हो रही है तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी लग रही है, इसमें एनर्जी खप रही है। तो है, कोई प्रोसेस होगी तो एनर्जी तो लगेगी। हाँ, तो जब ये प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती है, मतलब माइंड स्टेबल होता है क्योंकि हम्म, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम्म। वो एनर्जी खर्च नहीं होती है, तो वो हमें फील होती है कि हाँ ये खर्च नहीं हो रही है, वो एक बढ़ोतरी सी फील होती है। तो धीरे धीरे भूख और नींद जो है ना, इसमें अपने आप ही कमी होने लग जाती है। तो तो इससे क्या? नहीं, वो प्रक्रिया का हिस्सा है कि ऐसा होने हाँ, लगता है। भाई भाई प्रोसेस कम करोगे तो सीधी सी बात है, ऊर्जा खर्च कम होगी। खर्च हाँ कम होगी तो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो थोड़ा खाओगे तो थोड़ी ऊर्जा बनेगी। हाँ, तो तो इसमें क्या? धीरे-धीरे जैसे सुषुप्ति की अवस्था होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सोते हैं और हम जो है धीरे-धीरे सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं। यहाँ हम क्या है, हम सो नहीं रहे हैं, हम जागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि सुषुप्ति की अवस्था में भी तो प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती है ना, हाँ, प्रोसेसिंग जो है वो, नहीं हो रही होती, इसीलिए वो रिलैक्स हो जाता है। हाँ, तो ये जागे हुए रिलैक्सेशन की स्टेज आ जाती है और धीरे-धीरे हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम नहीं तो सुसुप्त। जागे हुए क्यों रिलैक्स करना है, ये तो थोड़ा बताइए। जब सो के रिलैक्स करने की स्थिति प्राप्त है तो जाग के क्यों रिलैक्स करना है? देखो, जाग के रिलैक्स करने के लिए नहीं मतलब ये कर रहे हैं। तो ये तो बस अंतःकरण की तरफ जो है वो अटेंटिव एक मतलब एक अटेंशन दिया हुआ है थोड़ा, क्या कहते हैं उसको। अटेंशन क्यों दिया हुआ? उसका भी कोई हाँ, ये अटेंशन होगा ना, जो है काहे के लिए दे रखा है? वो खोज के लिए कि अ, अंदर के एस्पेक्ट्स को जानना, जैसे व्यक्ति बाहर वर्ल्ड के हाँ एस्पेक्ट्स तो को जानता हाँ है तो वो। फिर वो तो खोज कर रहा है ना, तो फिर प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस में ऊर्जा लग रही है। वहां कहाँ ऊर्जा बचेगी? जैसे जैसे प्रोसेसिंग वर्ड को क्या आप थॉट के मूवमेंट को ही प्रोसेसिंग कहते हैं ना हम, नहीं नहीं, जहाँ थॉट मूव। अंतःकरण का कोई भी प्रोसेस हो प्रोसेसिंग ही होता है। जैसे विश करना वो भी प्रोसेसिंग है, थॉट करना वो भी प्रोसेसिंग है, कोई चीज को आइडेंटिफाई करना वो भी प्रोसेसिंग है, कोई चीज को याद करना वो भी अंदर की प्रोसेसिंग है। अंतःकरण के बहुत सारे प्रोसेसिंग है। अच्छा। हाँ तो एनालिसिस करना कोई चीज का वो भी प्रोसेसिंग है। हम्म। हम्म, हाँ, तो जैसे एनालिसिस, तो जैसे हमें कोई टॉपिक मिलेगा कि हाँ इस पे एनालिसिस करना, तो हम करना चालू करेंगे। तो हम्म, जब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है या हम नहीं करना चाहते एनालिसिस, तो एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है। हम्म। और क्योंकि हम बाहर की किसी चीज के बारे में नहीं ख्याल कर रहे हैं, हालांकि हमारी स्मृति में होती है, वो यदि स्मृति से निकल कर आ जाती है हम्म। हमारे अंतःकरण में ऊपरी तल पर, तो हम फिर उसके संबंध में हमें पता चल जाता है कि हाँ आई है, बट हम उसके आगे प्रोसेसिंग चालू नहीं कर रहे, उसके संबंध में सोचना चालू नहीं कर रहे। तो बस वो उतना ही आके, वो क्रिया उतनी ही बस आके थम जाती है। हाँ, वो तो मतलब, इसमें क्या भाई, अगर कोई इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो रुकी जाएगी प्रक्रिया, इसमें क्या है? हाँ, वो स्वाभाविक ही जैसे उसको आगे विलीन होना होगा, वो वैसे विलीन हो जाती है। हम्म। तो जैसे जैसे एकाग्रता की आपने बात की थी कि सुषुप्तावस्था में क्या होता है कि जिस टॉपिक पर हम अपना एनालिसिस करना चाहते हैं, केवल उसी उसी उतनी उतनी मेमोरी डेटा जो है वो एक्टिवेट होता है, वही आता है, जिससे कि हम एकाग्र होकर उस टॉपिक पे एनालिसिस कर पाते हैं। हाँ, तो तो ये भी तो इंटरेस्ट की बात है। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें एकाग्र होने की जरूरत होती है, उसी में एकाग्र होता है, बस इसमें क्या है?
नहीं, क्या वापस बोलना ये? भाई जो आदमी जिस चीज में इंटरेस्टेड होता है हम्म। तो उसमें ही प्रोसेस करेगा, उसी में एकाग्र होता है, नहीं तो एकाग्र काहे के लिए होगा बिना कोई हाँ, प्रोसेसिंग के लिए। तो सुषुप्ति के अलावा व्यक्ति जागृत अवस्था में भी एकाग्र हो सकता है? हाँ, जागृत अवस्था में भी जब वो जिस विषय को भोग रहा होता है या जिस विषय में सक्रिय है उसमें एकाग्र ही होता है, नहीं तो कैसे होगा सक्रिय? अगर हम्म। इंटरेस्टिंग है तो, हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर उस तरह की एकाग्रता नहीं बनती है, वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हल्की अब बनती है। हाँ, जैसे जैसे कि गीता में जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि अ, शरीर, इंद्रियां शरीर से परे है, परे अर्थ को श्रेष्ठ, महान और इस तरह से बलवान, इस तरह से लिया गया है। और इंद्रियों से पर मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से अत्यंत पर आत्मा है। ठीक है? हम्म, तो अब आत्मा के संबंध में फिर उनके लक्षण बताए गए हैं, अचिंत्य है, अव्यक्त है, और अप्रमेय है, ऐसा ऐसा करके। तो जब मैं हम्म, इस चीज को पढ़ता था तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता था कि जब ये अचिंत्य है, अव्यक्त है और हम्म, अप्रमेय है हम्म, और निराकार है, आकार नहीं है इसका, तो हम्म, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि आत्मा के संबंध में कुछ भी हम कर नहीं सकते हम्म, अपने इन अंतःकरण के साधनों से। आत्मा के संबंध में न तो उसको सोच सकते हैं, न उसके आकार की कल्पना कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर तो फिर वो इस अर्थ में, फिर मैं इस अर्थ में समझा इसको कि अच्छा, मतलब ऐसी कोई अवस्था होती होगी हम्म। जिसे वो, जिसमें स्थित हुआ जा सकता है, लेकिन उसे अंतःकरण के साधनों के द्वारा चेज नहीं किया जा सकता। तो अब ये तो वही बताएंगे कि जो उनसे सबसे परे है, जिसे वो चिंतन नहीं कर सकते, जिसे कह नहीं सकते, जिसे तो इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? मतलब तो ये क्या तो अब ये करेंगे? तो उनसे पूछना चाहिए ना कि एक तरफ कह रहे हैं कि कह नहीं सकते और फिर पूरी गीता भी उसी पे लिख रहे हैं, तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो भाई। हाँ, मतलब जैसे ठीक है कि इसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो बस एग्जिस्टेंशियल लेवल पे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। नहीं तो इतना भी क्यों बता रहे हैं जब उसके बारे में ना कुछ सोच सकते, ना कोई चिंतन कर सकते, ना कोई बातचीत कर सकते, तो इतना बताने की भी क्या जरूरत है कि ऐसा कुछ है? क्या करेंगे उसका? जैसे मैं कहूँ एक ऐसा तरबूजा है जिसे खा नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, जिसे सूंघ नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, जिसे जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रकार नहीं है, तो मैं तो क्या करोगे ऐसे तरबूजे का? मैं ऐसे 10-20 हजार चीजें बता दूं। एक एक ऐसा खरबूजा है, एक ऐसी लौकी है जिसे छू नहीं सकते, जिसे खा नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते। क्या करोगे क्या इन चीजों का? हम्म। हम्म, जब मतलब करने के लिए नहीं, बस ऐसे जानने के लिए। तो भाई जानोगे भी तभी जब कुछ होगा। मतलब जैसे उसको जान के कुछ करोगे, ऐसा? अरे भाई कुछ होता होगा तभी ना जानने में आएगा। और भाई जानने में आने का मतलब है ना कि फिर तो उसको बता भी सकते हो, फिर तो उसका चिंतन भी कर सकते हो, फिर तो उसकी कल्पना भी कर सकते हो, फिर तो वो सब कुछ कर सकते हो अगर जानने में कोई चीज आएगी तो। या आप मुझे बताओ अभी तक आपके जानने में जितना भी आया हो तो उसकी कल्पना करने में मुश्किल है, बताने में मुश्किल है, क्या है बताओ कुछ भी ऐसा? क्योंकि पूरी भाषा जो आपको अनुभव होते हैं उसी को बताने का एक तरीका है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर कोई भी अनुभव होगा तो उसको भाषा में क्यों नहीं बताया जा सकेगा? तो वर्णन किया जा सकेगा, चिंतन किया जा सकेगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं उसका चिंतन नहीं हो सकता, उसका ये नहीं हो सकता, उसका वो नहीं हो सकता, तो फिर बता क्यों रहे हो फिर? हाँ, तो इसके लिए मेरे दिमाग में अब एक एग्जांपल आया है। हम्म, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई चीज को नहीं देखा है, उस व्यक्ति को हमें उस चीज को दिखाना है। दिखाना इन द सेंस, मतलब वो चीज हमारे सामने नहीं है, हम्म, मान लेते हैं। हम्म, तो हमने देख रखी है, उसने नहीं देख रखी, और हम्म, दिखाने के लिए हमारे पास वो वस्तु मौजूद नहीं है, हम्म, तो हम उसका वर्णन करेंगे। हम्म। अब वो वर्णन कभी भी उस वस्तु को नहीं दिखा सकेगा, या उस वस्तु का कभी भी उसको एग्जैक्ट पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा। तो इसको सरल उदाहरण से ऐसे भी लिया जा सकता है कि भाई, किसी वस्तु का, किसी खाद्य पदार्थ का जो स्वाद होता है, वो अगर हम्म, किसी व्यक्ति ने उस खाद्य पदार्थ पर्टिकुलर को नहीं खाया है, तो उसके स्वाद का मुझे पता है, लेकिन मैं कितना एक्सप्लेन कर दूं वो नहीं, तो उस व्यक्ति को वो टेस्ट ही कराना पड़ेगा। अच्छा यहीं से सारी। अच्छा, तो मतलब भाषा में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि वो टेस्ट भी करा देती है? ऐ- ऐ-
कौन सी भाषा का ऐसा क्लेम है कि भाई वो चीजों का टेस्ट करा देती है? नहीं, भाषा तो नहीं करा पाती ना। तो फिर नहीं तो जैसे ये, तो तो वही तो अभी तो जैसे, आप चिंतन मनन की बात कर रहे थे ना, चिंतन की, कल्पना की, उसमें कहाँ टेस्ट करने की बात है या करवाने की बात है? लेकिन चिंतन मनन जिन चीजों के संबंध में किया जाता है वो हमारे देखे हुए अनुभव में आई हुई चीजें होती है ना, हाँ तो उनके संबंध में तो हम चिंतन मनन कर पाते हैं। हाँ तो सीधी सी बात है, जिसका अनुभव होगा उसी का चिंतन मनन कर पाओगे। हाँ, तो वो जो आत्मा के संबंध में या अब जो जिसका अनुभव ही नहीं हुआ है, जो आदमी कह रहा है कि भाई ये तो चिंतन के परे है, ये तो मन बुद्धि के परे है, ये तो ऐसे है वैसे है, तो भाई बता काय कर रहे हो? और तुम्हें कैसे पता चला जब परे ही परे का बोले चले यार? परे का मतलब समझते हो क्या होता है? मन बुद्धि इनके परे होने का तो अर्थ श्रेष्ठ होना, हाँ, परे जस का अर्थ श्रेष्ठ होना। परे का मतलब, परे का मतलब दो होते हैं। अच्छा। एक तो जगह के हिसाब से होता है कि भाई जैसे ये जो कर्टेन है वो मेरी मदर से परे लगे हुए हैं, मतलब पहले मेरी मदर आ रही है इधर से देखने में, उसके बाद हम्म। कर्टेन है। हाँ हाँ, दूर दूर की हाँ, संदर्भ। तो एक तो स्थान के रूप में होता है कि हाँ, भाई स्थान में एक क्रम हो गया कि इसके बाद वो, उसके बाद वो, ठीक है। तो इसके परे वो, उसके परे वो, एक तो ये रहता है। बिल्कुल। एक एक दूसरा रहता है कि उसकी सीमा में नहीं होता। जैसे बुद्धि के परे का मतलब है कि बुद्धि की सीमा से ही परे है। हाँ तो अब आप कौन से परे की बात कर रहे हो? जो हाँ, ये स्थान में दूसरा परे की बात कर रहे हो या उसके उसके क्षेत्र से ही बाहर की बात कर रहे हो? वास्तव में जो क्षेत्र से बाहर होगा वो उस क्रम में भी तो परे हुआ ना। हाँ, तो अगर क्षेत्र में बात कर रहे हो तो उसका मतलब इस अर्थ में बोल रहे हो ना कि भाई बुद्धि से उसके उसको जाना नहीं जा सकता, मन से उसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, यही बात कर रहे हो ना इस तरह की? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर तो अब जिसने उसे जाना तो उसने कैसे जाना जब चिंतन किया नहीं, हाँ बुद्धि तो, से कोई निर्णय किया नहीं, माने उसके जानने में ही नहीं आया। जब उसके जानने में ही नहीं आई कोई बात, तो वो फिर क्या आपको कैसे बता रहा है कि कुछ ऐसा है जो उसके परे है? हाँ तो ये घूम फिर के बात वापस वहीं आ जाती है जिसमें आपने बोला था ना, वो स्प्लिट डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी स्प्लिट डिसऑर्डर वाला खेल। क्योंकि वो व्यक्ति खुद उस पर्सनैलिटी में, तो उसको खुद को तो पता नहीं, आसपास वाले जब उस पर्सनैलिटी से वो बाहर आता है तो उसको बताते हैं भैया तूने ऐसा ऐसा किया। तो आपके हिसाब से वो वाली अवस्था हो गई, तो वो अवस्था सॉरी, वो तो वो तो डिसऑर्डर हो गया। वो तो डिसऑर्डर है हाँ हाँ, तो भाई। जैसे वो तो इतनी सी बात है कि जिसने देखा था वो अब है नहीं यहाँ, और जो है उसने देखा नहीं, तो वो कैसे बताएगा? जब उसकी वो पर्सनालिटी आएगी उससे पूछोगे तो वो बता देगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, अगर वो होश में रहता होगा तो। हाँ और वो और कुछ कर रहा है तो होश में रहता ही होगा, लेकिन उस समय ही हाँ पूछो बिल्कुल। उसको, जब वो पर्सनालिटी बिहेव हो रही है उसी समय उसको पूछो, तो बता हाँ देगा तो, कि ये किया मैंने इसलिए किया, यूं किया यूं किया, ऐसे बता देगा। हाँ लेकिन ऐसा मैंने पाया भी है, जैसे जैसे आपने बोला कि वो पर्सनैलिटी स्प्लिट डिसऑर्डर है, तो जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग मेरे में वो डिसऑर्डर था जिसकी वजह से मैं उस दूसरी पर्सनैलिटी में था। तो हाँ। मैंने अपने, मेरा वो जो मामा का लड़का भाई था जो मेरे से उम्र में थोड़ा छोटा है, उसको हम्म। उसको ना बाकी परिवार वालों ने ये काम दे के रखा था कि इस हम्म। पे तेरे को नजर रखनी है कि क्या क्या करता है। हाँ, ये सब मेरे को उस डिसऑर्डर से बाहर आने के बाद, मतलब वापस ये वाली पोजीशन आने पर मेरे को ये सब बातें बताई गई है, उस समय मुझे ये सब नहीं पता था। हाँ, तो नहीं तो आपको तो पता चलेगा नहीं ना, क्योंकि क्योंकि आप तो एक समय में एक ही पर्सनालिटी रहते हो। लेकिन हाँ, तो उस अब पर्सनैलिटी में अब ये सामने अब सामने वाला जो है वो, उसके पास तो एक ही पर्सनालिटी है, वो तो उसको तो डिसऑर्डर होता नहीं है। तो हाँ, वो तो आपको दोनों अवस्थाओं में देखता है, और ये दूसरी अवस्था में आपको पहली अवस्था का याद नहीं रहता, तो वो आपको बता देता है कि भैया ऐसे ऐसे आप कर रहे थे, बस। तो ये जो दूसरी अवस्था है ये मानसिक है ना, क्योंकि शरीर तो वही है। मानसिक नहीं होती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब है कि कुछ समय के लिए एक दूसरी पर्सनैलिटी बिहेव में आ जाती है, माने आपके चेतना के भाग हो जाते हैं, आपकी चेतना टूट जाती है। अच्छा, वो तो जैसे, वो एक से अनेक हो जाती है, वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक मेन पर्सनैलिटी रहती है जो ज्यादातर रहती है। बाकी पर्सनैलिटियां टाइम के हिसाब से, मतलब जैसी उसकी जरूरत रहती है वैसी वैसी उदय और अस्त होती रहती हैं। तो उसका इस मेन पर्सनैलिटी को पता नहीं चलता, क्योंकि
ये उस समय होश में नहीं रहती। बाहर वाले लोगों को पता चलेगा, उनको पता चल जाएगा कि वो अब ये अपनी मेन पर्सनालिटी में नहीं है, ये इसको कुछ और हो गया। जैसे जो लोगों को भूत भूत चढ़ते हैं उनका ज्यादातर यही झंझट रहता है। अच्छा। हम्म। तो फिर उस पर्सनैलिटी में होने के दौरान की बातें मुझे, जब मैं इस पर्सनैलिटी में आया तो मुझे बताई गई, तो मैं वो आपको थोड़ा-सा शेयर कर देता हूँ। तो उस समय जी। वो मुझसे कुछ प्रश्न वगैरह पूछते थे, तो मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जवाब देता था। मुझे नहीं देना होता था तो मैं नहीं बोलता था, हम्म। और मुझे लगता था कि मुझे जवाब देना चाहिए, तो वो उसका आधार क्या था वो मुझे नहीं पता कि किस आधार के बेस पे मैं अब बोलना वो और तो नहीं वो बोलना चाहिए। पर्सनालिटी आएगी, उसका अध्ययन करेंगे तो ही पता चलेगा कि वो किस वजह से पर्सनालिटी बनी, कैसी थी, क्या थी। वो तो तभी मालूम चलेगा उसका अध्ययन करने से। उसमें और ये भी चीजें थी कि घूम घूम के पूरे घर में जहां भी कोई अव्यवस्थित चीज पड़ी है या कोई चीज ऐसी है जिसे ठीक किया जा सकता है तो उसे ठीक कर देता था। हम्म। और आसपास के माहौल की जानकारी के लिए प्रश्न पूछता था, ये घर किसका है, वो घर किसका है, इसमें कौन हम्म। रहता है, कितने सदस्य है, वगैरह वगैरह। हम्म। और खाने में जो है अपनी पसंद की चीज़ों को खोज-खोज के कि जैसे घर में जो एक जगह है कि यहाँ जो है वो सामान रखा जाता है कि समय आने पे इनको बनाया जाएगा, जैसे हलवा हो गया सेवइयाँ का। तो हम्म। उस कंटेनर को खोल के उसकी छानबीन करना, फिर एक-एक आइटम को ऐसा पूछना कि ये क्या है? हम्म। आज मेरे लिए ये बनाना, इस तरह से जो हम्म। है ये कुछ घटनाएँ जो उन्होंने मुझे बताई थी। हम्म। तो ऐसा-सा कुछ था। बट इसमें मूल बात ये थी कि ना तो ये संसार दिखाई दे रहा था, ना कोई मुझे साउंड, दृश्य कुछ भी, संसार नहीं तो सारा दृश्य विलोप था। कोई भी हम्म। साउंड मुझे सुनाई नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है, मैं उस बेस पे बिहेव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं फिर भी बिहेव कर रहा था, अपना स्नान-पानी ये सारा घूमना-फिरना हाँ, तो और बता तो दिया। खाना-पीना। वो तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, तो किसी भी मनोचिकित्सक से जाके पूछोगे आपको डिटेल बता देगा। हुँ, हुँ। जी। बट जैसे वो उस स्प्लिट में क्या है कि जैसे एक होता है कि जैसे आपने भूत-वूत की बात की कि वो उनकी भी ये सेम समस्या होती है। तो उसमें वो जो है वो एक अशांत माहौल क्रिएट करते हैं, चिल्लाना और अजीब तरह की हरकतें करना। वो तो कोई तो भी तरीके की हो सकती है ना, शांत भी हाँ, हो तो सकती है, अशांत भी हो सकती है। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस वजह से मल्टीपल पर्सनालिटी बनी है, तो उस वजह से वैसी बनेगी, वैसा बिहेव करेगी। हुँ, हम्म। तो आपने फिर उसको इस तरह से जो है वो मतलब एक्सप्लेन किया। मैंने नहीं किया, ये तो आप कोई भी मनोचिकित्सक से जाके पूछेंगे, वो तो सब जानते हैं इस बारे में। अच्छा। जी। जैसे डिसऑर्डर की भी एक डेफिनेशन होती है ना, डिसऑर्डर को किस अर्थ में? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब एक हो गया ऑर्डर, एक डिसऑर्डर। तो हुँ, डिसऑर्डर को बीमारी कहा जाता है, माने जो जो मेन चेतना है वो ऑर्डर है, और उसमें कुछ इस तरह का कुछ डिफ्लेक्शन हो जाए तो वो डिसऑर्डर है। हुँ, और चेतना वर्ड से क्या मतलब किस अर्थ में परिभाषित करते हैं? चेतना जैसे आप अभी मैं बोलते हो, यही चेतना है। अच्छा, वो मैं और अहम और चेतन एक ही है? हाँ, संस्कृत में मैं कोई अहम बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलते हैं, संस्कृत में अहम बोलते हैं, अंग्रेजी में आई बोलते हैं। और उसी को हम चेतन भी बोलते हैं। उसी को चेतन बोलते हैं, उसी को कॉन्शियस बोलते हैं। अच्छा, जी, कई नाम से जाना जाता है इस तरह से। ओके, ओके। हम्म। चलो ठीक सर, ओके, थैंक यू। ओके।